एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 50 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर होता है। सिविल लॉ 1 आज हम डिस्कस करेंगे। 2019 का है ये, और इसमें बेसिकली आपको 60 मिनट मिलते हैं, 1 घंटा मिलता है, और 50 क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ठीक ठाक टाइम मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन सेज इफ द सूट इज डिसमिस्ड ड्यू टू डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट प्लेंटिफ ने अगर डिफॉल्ट किया है, मतलब प्लेंटिफ की गलती की वजह से अगर सूट को डिसमिस किया गया है, और कोई सब्सिक्वेंट सूट है अगर सेम पार्टीज के बीच में, देन द डिसीजन इन द फर्स्ट सूट, जो फर्स्ट सूट में डिसीजन आया था, ध्यान से देखना, सूट को डिसमिस किया गया है प्लेंटिफ के डिफॉल्ट पर। ठीक है, इट अमाउंट्स टू रेस जुडिकाटा, इट अमाउंट्स टू रेस सब जुडिस। सब जुडिस तक का तो मतलब तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब जो प्रॉब्लम है वो इसमें है, amounts to res judicata or does not amounts to res judicata or amounts to stay of subsequent suit। तो इसकी तो बात ही नहीं है। अब बात है ए और सी की ऑप्शन की। तो amounts to res judicata क्यों नहीं होगा? इस वजह से ए वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सूट डिसाइड नहीं किया गया है, और res judicata में हम क्या पढ़ते हैं कि सूट डिसाइड होना जरूरी है, क्योंकि मेरिट्स ऑफ केस पर नहीं आया डिसीजन, इस वजह से केस को डिसमिस नहीं किया गया, इस वजह से जो है ये res judicata नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज दैट इट डज नॉट अमाउंट टू रेस जुडिकाटा। फिर उसके बाद दूसरा बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर का सवाल है, इंडेक्स का, कि इंडिजेंट पर्सन से कौन सा ऑर्डर डील करता है। इट इज ऑर्डर नंबर 33, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। देन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिफाइंस डिक्री। डिक्री कहाँ पर डिफाइंड है? क्लॉज 2 में। ठीक है, देन एज पर ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन कितने दिन में? 15 दिन में, 30 दिन में, 2 महीने में या 3 महीने में? 30 दिन का टाइम होता है। 30 डेज के अंदर अंदर जो है एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होता है। देन प्रोविजंस रिलेटेड टू काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम के प्रोविजंस कहाँ दे रखे हैं? ऑर्डर 6 में तो दे रखे हैं, ऑर्डर 6 कह रही हूँ, ऑर्डर 8 में तो दे रखा है। तो ऑर्डर 8 यहाँ पर 2 जगह है ऑर्डर 8, एक है रूल 6 और एक है रूल 6A। देखो रूल 6 में सेट ऑफ के बारे में बता रखा है, तो अगर सेट ऑफ होता तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। अब सेट ऑफ के बारे में तो इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने हमसे पूछा काउंटर क्लेम, तो 6A से है, 6A से 6G तक। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं, इसमें से कौन से ट्रू है कौन से ट्रू नहीं, और इस तरीके के ही सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हमारे डायरेक्ट वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, देखो, नो सूट शैल लाई challenging the validity of a decree in a former suit between the same parties litigating under the same title के अंदर litigate कर रहे हैं on any ground based on an objection as to place of suing को लेकर के। ठीक है, second statement क्या है? former suit means a suit which has been decided prior to the decision। मतलब कि जिसका decision पहले आया हम उसे former suit कहते हैं, ना कि in the suit, ना कि मतलब जिसको इंस्टीट्यूट प्रायर किया गया उसको नहीं, जिसमें डिसीजन पहले आया हम उसे फॉर्मर सूट कहते हैं। और कहां पर दे रखा है? हमारी एक्सप्लेनेशन 1। ठीक है, रेस जुडिकाटा के एक्सप्लेनेशन 1 में, दैट इज सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 1 में, इन विच द वैलिडिटी ऑफ द डिक्री इज क्वेश्चनड। फिर उसके बाद थर्ड क्या? डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज मटेरियल फैक्टर। क्या मैंने अभी आपको बताया डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मैटर नहीं करता, तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कोई मटेरियल, कोई इंपॉर्टेंट चीज है? तो ऐसा नहीं। तो 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो कहाँ कौन सा हमारा असर्शन सही होगा? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। ए वाला हमारा ऑप्शन सही। फिर उसके बाद देखो, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस। ठीक है, सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ ऑल ऑब्जेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सुइंग मस्ट बी टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ऐसा किया जाना चाहिए, एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑफ सुइंग कैन नॉट बी अलाउड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। या फिर कह रहा ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट, एक सेकेंड, objection as to competence of the court if with reference to pecuniary limits related of its jurisdiction may be allowed even after the settlement of issues। settlement of issues होने के बाद भी जो है इसको अलाउ किया जाएगा, ऐसा जो है यहाँ पर कहा गया है। तो पहला स्टेटमेंट था कि सारा ऑब्जेक्शन, तो ये तो सही है। ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सुइंग कैन नॉट बी अलाउड, ऐसा नहीं होता, ये वाला सही है, हर समय मतलब अलाउ उसको किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस है तो बाद में भी जो है उसे अलाउ किया जा सकता है। ऊपर ये बात नहीं लिखी गई थी, इसलिए ऊपर वाला ट्रू नहीं है, गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है, और फर्स्ट और थर्ड सही और सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, तो सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। फिर उसके बाद फिर वही सवाल है वैसा ही,
कह रहा है वेयर ऑन अ फिक्स्ड डे इट इज फाउंड दैट समन्स हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फीस. कोर्ट में डिसमिस द सूट. भाई कोर्ट फीस नहीं पे करी तो डिसमिस कर सकता है कोर्ट. सही है. When neither party appears, when the suit is called for hearing, कोई भी पार्टी ना प्लेंटिफ अपेयर हुआ ना डिफेंडेंट अपेयर हुआ है तो कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड. हाँ, डिसमिस कर दिया जाएगा. When where a suit is dismissed under any of the above case, the plaintiff will be barred. क्या प्लेंटिफ को बार कर दिया जाएगा कि वो नया फ्रेश सूट नहीं ला सकता. तो ये गलत है. फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट और थर्ड जो है हमारा इनकरेक्ट है. ठीक है. अब आओ. A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature. सही बात है. A suit with right to an office is of civil nature, notwithstanding that such right may entirely on the decisions of questions asked to religious ceremonies. मेन जो प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या है वो राइट ऑफिस के राइट का प्रिंसिपल क्वेश्चन है, तो इसलिए सिविल नेचर का सूट है. इंसिडेंटली अगर उसमें रिलीजियस के मैटर्स अगर डिसाइड हो जा रहे हैं तो दैट डजंट मेक्स मतलब उसका ये मतलब नहीं होगा कि वो सूट ऑफ सिविल नेचर का नहीं होगा. ठीक है, वो सिविल नेचर का ही सूट रहेगा. अब यहाँ पर थर्ड क्या कह रहा है तो ये भी सही है. ठीक है, मतलब करेक्ट है जो स्टेटमेंट है. A suit dealing with right to an office would be of civil nature only fees are attached. अगर सिर्फ फीस ओनली लिखा हुआ है, ओनली पे ध्यान देना, लिखा हुआ है सिर्फ अगर फीस अटैच है तभी जो है वो सिविल नेचर का सूट होगा. तो आपने पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन 2 में, सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन 2 में कि फीस चाहे अटैच हो चाहे ना हो सिविल नेचर का ही सूट होता है. तो हमारा जो तीसरा है स्टेटमेंट वो गलत है. तो फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन 10 सेज इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ अ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर. ठीक है, पहले तो ये कहा इन्होंने कि इशू कब अराइज होता है, जब जो मटेरियल प्रोपोजिशन है वो एक पार्टी कहती है कि ऐसा है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है. ठीक बात है. फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड. सेम बात लिखी हुई है यहाँ पर भी. फिर उसके बाद कह रहा है डिस्टिंक्ट इशू इज नॉट नेसेसरी टू बी फ्रेम. मतलब कि डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट इशू फ्रेम करना नेसेसरी नहीं है हर एक मटेरियल प्रोपोजिशन के लिए, इवन दो भले ही उस डिफरेंट इशू को एक पार्टी अफर्म करे तो एक पार्टी डिनाई करे. तो क्या ये बात सही लग रही है कि हम डिस्टिंक्ट इशू कोई फ्रेम ही नहीं कर सकते? और इसमें ये भी कह रहे हैं कि वो पार्टी एक पार्टी उसको डिनाई करे एक पार्टी उसको अफर्म करे, तो ये चीज गलत होगी. हम फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है और थर्ड आपका इनकरेक्ट है. अब आते हैं एज पर सेक्शन 46. अब यहाँ से थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस शुरू हुए. 2 क्वेश्चंस सिर्फ सिंपल है, बाकी पता नहीं. 13 वाला देखते हैं. एज पर सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी द प्रिसेप्ट मीन्स एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री एंड अड्रेस्ड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू इफेक्ट पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी. अनदर कोर्ट टू अरेस्ट द जजमेंट डेटर. क्या इसलिए प्रिसेप्ट को इशू किया जाता है? प्रिसेप्ट होता क्या है पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ये अगर पता होगा तो पता होगा कि अंदर मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. The other court to attach the property of judgment debtor specified in the precept or the revenue court to sell the property attached by the court. तो इन्होंने C वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रिसेप्ट जो होता है एक ऑर्डर होता है जो कि बेसिकली जब आपके क्रेडिटर को जो हमारा जो जिसके फेवर में डिग्री गई यानी कि जो डिग्री होल्डर है, जो उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये जो बंदा है ये अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देगा. भाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है प्रॉपर्टी, अब जिसको उसको ऐसा लग रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देगा. तो बेसिकली प्रिसेप्टिव ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट देती है, जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है या डिक्री पास करी है कि भाई सामने वाले को रोका जाए कि वो कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे. इस वजह से उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए कहा जाता है. बेसिकली सिर्फ एक कॉशन की तरह उसको अटैच कर लेते हैं. 2 महीने तक का ये होता है. ठीक है, 2 महीने का टाइम पीरियड होता है इसका, मतलब कब तक ये वैलिडिटी में रहता है. तो ये भी एक सवाल है कि प्रिसेप्ट का जो है कितने दिन तक रहता है वैलिडिटी में. तो 2 महीने तक रहता है, ये याद रखना. अब अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी द एग्जीक्यूशन कोर्ट हैज टू डिसाइड. क्या डिसाइड करना है एग्जीक्यूशन कोर्ट को? 3 बातें ध्यान रखो. एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन. ये 3 चीजें जो है उन्हें डिसाइड करनी होती है, ई, डी और एस. तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, अब हम आएंगे मॉडिफिकेशन करके भी एक सवाल आता है कि क्या एग्जीक्यूशन कोर्ट कुछ मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डिसाइड कर सकती है? तो नहीं डिसाइड कर सकती है, ये बात ध्यान रखना. अब चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. तो कह रहा है सीपीसी परमिट सब्स्टिट्यूटेड सर्विस. हाँ बिल्कुल सब्स्टिट्यूटेड सर्विस परमिट करता है. कौन से ऑर्डर कौन से रूल में करता है ये बताओ.
और सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कैन बी डन बाय एफेक्सिंग अ कॉपी ऑफ समन इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह पर जहां पर दिख रहा है कोर्ट हाउस में, एंड ऑल्सो टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, उसके घर के भी जहां पर वो लास्ट रहा था, डिफेंडेंट जहां पर लास्ट रहा था। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मेयर पब्लिशिंग द समन इन न्यूज़पेपर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। मेयर अगर आपने पब्लिश कर दिया है, मेयर अगर आपने पब्लिश कर दिया, यहाँ पर ये नॉट लिखा हुआ है, इज नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। हाँ तो ये सही बात है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। एक सेकेंड, मेयर पब्लिशिंग द समन इन न्यूज, अच्छा ओके, न्यूज़पेपर में बात कर रहा है ना, तो ये जैसे प्रोक्लेमेशन वगैरह किया जाता है तो सही है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ये भी हो सकता है, इज नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस नहीं, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस होगा अगर ये सही लिखा होता तो देखो इज नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड, ओके 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 ओके, नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है, सही लिखा है, सही लिखा है, ओके सही लिखा है कि सिर्फ आपने मेयरली पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में तो इसको हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस नहीं मान लेंगे, कुछ ना कुछ उसके आगे का प्रोसीजर होगा जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो पहला और दूसरा करेक्ट है और तीसरा आपका इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट मैंडेटरी नोटिस कितने दिन का होता है, तो 2 महीने का मैंडेटरी नोटिस होता है, सेक्शन नंबर 80 में, बच्चों जैसा सवाल है ये। फिर उसके बाद है ना, सिविल सूट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द लिस्ट ऑफ विटनेस, पार्टीज को विटनेस की लिस्ट सबमिट करनी होती है, whom they propose to call, जिसको वो चाह रहे हैं कि बुलाएं, चाहे एविडेंस देने के लिए, चाहे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ऑन और बिफोर सच डेट एज द कोर्ट में अपॉइंट, एंड नॉट लेटर देन 15 days, 30 days, 2 months और 3 months। इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता, सबसे कम टाइम दिया जाता है, 15 days का टाइम दिया जाता है। अगर जो है जिसको भी आपको बुलाना है 15 दिन के अंदर अंदर बुला लो, बेसिकली इतना टाइम अगर दिया जाएगा तो फिर कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है, तो इससे आप ये भी याद रख सकते हो कि कम टाइम वाला जो चीज है वही है, ठीक है। अब it appears to a court that the evidence of Mr. X, a person confined in prison outside the state, भाई कोई पर्सन है जो कि प्रिजन में है, कन्फाइंड है, उसका जो है स्टेटमेंट बहुत ज्यादा या एविडेंस कह लो बहुत ज्यादा नेसेसरी है सूट के लिए, सूट को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो कोर्ट में मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द डीएम इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोड्यूस दैट पर्सन, तो क्या डीएम को कहा जाएगा, या मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग डीजीपी ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ द प्रिजन टू प्रोड्यूस, डीजीपी को क्या कहा जाएगा, या फिर मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑफ एविडेंस। हाँ, कमीशन वगैरह कुछ नहीं होता, जो ऑफिसर इन चार्ज जेल का आप कह लो, वो जो लोग होते हैं प्रिजन का, यहाँ पर क्योंकि हम सीपीसी की बात करें तो हम कह रहे हैं प्रिजन के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, जेलर जिसे हम आम भाषा में जेलर बोलते हैं, वो ही जो है यहाँ पर उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। अब 17th क्वेश्चन सेज सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक्सप्लेनेशन 4 में, इसके एक्सप्लेनेशंस याद कर लीजिएगा। एनी मैटर विच माइट नॉट टू हैव बीन ग्राउंड ऑफ डिफेंस, मतलब कि जिसको हम ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक बना सकते थे, आपने उस वक्त नहीं बनाया और अब बाद में आकर के अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो तो आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा कि पहले बना सकते थे, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आपको ये काम करना चाहिए था, नहीं किया तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो ओके, any matter which might not to have been ground of defense or attack in former suit shall not constitute res judicata, shall not, ये तो गलत बात है ना। any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree, तो इसको हम मानेंगे कि हाँ रिफ्यूज कर दिया गया है, तो ये तो भाई इसमें इन्होंने क्या यहाँ पे नॉट वर्ड लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि रेस जुडिकाटा नहीं होगा, तो रेस जुडिकाटा तो होगा ना, मैंने आपको वही डेफिनेशन बताई कि क्या यही डेफिनेशन तो लिखी हुई है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है और जो है ये वाला गलत है, ठीक है। एक बार हाँ, where a suit is to obtain relief respecting immovable property situate within different court की jurisdiction में अगर है तो सूट में भी इंश्योरेंस कहाँ पर होगा, तो किस जहां कहीं भी उस प्रॉपर्टी का पोर्शन सिचुएटेड है वहां पर हो सकता है, तो ये सी वाला सॉरी बी वाला एनी पोर्शन वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जजमेंट लेटर कैन नॉट बी सेंट, उसको नहीं भेजा जा सकता है, 2000 रुपए से कम का मामला है, 3000 रुपए से कम का मामला है, 5000 रुपए से कम का मामला है या 10,000 रुपए से कम का मामला है, अगर 2000 रुपए से कम का मामला है तो नहीं भेजा जा सकता। और इसके साथ आपको सेक्शन नंबर 56 ऑफ सीपीसी पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि विमेन जो है, किसी भी महिला को कभी भी आप प्रिजन में नहीं भेज सकते हो, चाहे कितने का भी मामला हो, ठीक। अब इन्होंने बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड, कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, क्या बर्तन अटैच किए जा सकते हैं, टूल्स ऑफ आर्टिसन, मतलब आर्टिसन का मतलब है जैसे कोई आर्टिस्ट है या कोई भी ऐसा बंदा है जो अपना कुछ काम वगैरह कर रहा है, मैकेनिक वगैरह, तो क्या उसके जो टूल्स वगैरह है उसको आप अटैच कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, अपनी रोजी रोटी का उसका वो है, तो यहाँ पर शेयर इन कॉर्पोरेशन जो है वो अटैच किया जा सकता है, बाकी कुछ भी अटैच नहीं किया जाएगा, 1/3 ऑफ द सैलरी।
कैन नॉट बी अटैच्ड, ठीक है। अंडर CPC लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में बी इशूड टू एग्जामिन अ विटनेस, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू मेक अ पार्टीशन, कंडक्ट सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। इन सब काम के लिए कमीशन इशू किया जाता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट विटनेस को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चन। तो कह रहा है सेक्शन 6 ऑफ SRA प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, निकाला गया किसी व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी सहमति के बगैर ए मूवेबल प्रॉपर्टी से, बगैर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब कि कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, ही में बाय सूट रिकवर पोजेशन, सही बात है। अंडर सेक्शन 6 पोजेशन में, पोजेशन का मतलब एक्चुअल पोजेशन ओनली नहीं, पोजेशन दोनों तरीके का सेक्शन नंबर 6 में बताया गया है, एक्चुअल भी और कंस्ट्रक्टिव भी, तो ये गलत है। ओनली क्योंकि लिख दिया तो गलत है, ठीक। नो सूट अंडर सेक्शन 6 शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, सही बात है। 6 महीने के बाद आप कोई सूट लेकर के सेक्शन 6 के अंदर नहीं आ सकते। जिस दिन आपका डिस्पोजेशन हुआ है उसके 6 महीने के बाद आप सूट लेकर के, मतलब 6 महीने के अंदर ही अंदर जाना है, उसके बाद नहीं जाओगे आफ्टर द एक्सपायरी। तो फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट है और सेकेंड आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA, ये नीदर अपीलेबल नॉर रिव्यूएबल, कुछ नहीं होता, ना इसकी अपील हो सकती है ना इसका रिव्यू हो सकता है, सिर्फ रिविजन अलाउड होता है, ठीक है। तो वो भी याद रखना है, सिर्फ रिविजन अलाउड होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परमिटेड, किसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो कह रहा है उसने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया है, नहीं करा सकते हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ले लिया जब सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस तो क्यों करवाएंगे, सेक्शन 20, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट the performance of which involves the performance of continuous duty, जिसको कोर्ट बाई, इसमें भी नहीं करा सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है ना, कोई ऐसी ड्यूटी है जिसको जो है कोर्ट को ऊपर से उसका सुपरविजन करना होगा, तो कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ी ना है, तो इस वजह से इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। दूसरी चीज है कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस, पर्सनल क्वालिफिकेशन को क्या कभी स्पेसिफिकली उसको परफॉर्म कराया जा सकता है, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कराया जा सकता। तो ये तीनों में ही जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव जो हो जाएगा यहाँ पर। Where the contract is a settlement on marriage, which of the following is entitled to obtain specific performance, कोई भी कर सकता है, हस्बैंड वाइफ एनी पर्सन बेनिफिशियरी जो कि एंटाइटल्ड है, इनके अंदर कोई भी कर सकता है। नो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20 शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर्स सच ब्रीच हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग। 30 दिन का नोटिस होता है, ये भी सही, नोटिस जाना चाहिए, 30 दिन का नोटिस जाना चाहिए। पार्टी इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड और फेल्ड टू परफॉर्म आफ्टर नोटिस। तो यहाँ पर दोनों मतलब सब सारी चीजें सही लिखी हुई हैं, ठीक है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 26। अब 27 पे तो कह रहा है चूज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस, कह रहा है एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर्स इन इशू, सही बात है, द बेस्ट एविडेंस ही देना चाहिए। क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एडमिट नहीं किया जाता, तो ये चीज गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद एविडेंस एक्ट जो है जुडिशियल इंक्वायरीज पर अप्लाई करता है, ठीक बात है। एविडेंस एक्ट स्ट्रिक्टली इनएप्लीकेबल होता है किस पे, स्ट्रिक्टली इनएप्लीकेबल होता है क्वासी जुडिशियल इंक्वायरीज पे। इन जुडिशियल प्रोसीडिंग एविडेंस जो है वो ओथ पर लिया जाता है। देखो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होता, क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है पूरी कंप्लीटली जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, कुछ हद तक जुडिशियल होती है, मतलब हाफ आप ऐसा कह सकते हो। तो अगर इस तरीके का कोई काम है तो आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रिक्टली वहां पर एप्लीकेबल है, वहां पर एकदम एविडेंस एक्ट लगेगा ही नहीं, ये चीज नहीं। अगर यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली ना लिखते तो शायद काम थोड़ा सा बन जाता, तो ये गलत हो जाएगा। ये और ये सही है, फर्स्ट और थर्ड आपका सही है और सेकेंड इनकरेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंस दो नॉट कवर्ड, डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन फिर भी वो एविडेंस होता है डीमीनर ऑफ विटनेस, विटनेस का कंडक्ट वगैरह देखना, ये एज एन एविडेंस होता है, इसको एक्सेप्ट एडमिट करती है कोर्ट, लेकिन उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं बता रखा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एज पर एविडेंस एक्ट, रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी या बोथ ऑफ दीज, दोनों ही क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब फॉल्सिस इन उनो फॉल्सिस इन ओमनिबस इज अ रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ कॉशन, रूल ऑफ कॉशन है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि एक बार जो है अगर झूठ बोल दिया तो उसको जो भी वो बोलेगा उसको ऐसा ही माना जाएगा कि वो झूठ ही बोल रहा है। तो ये चीज एप्लीकेबल इंडिया में नहीं होती, बट बाहर जो है ये एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इन्हीं है क्या, रूल ऑफ कॉशन है, ठीक है। फिर सेक्शन 6 प्रिस्क्राइब्स रूल फॉर रेलेवेंसी ऑफ एन एविडेंस विच इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्लेस and continuity of action are suggestive of part of same transaction, और psychological acts में also psychological जो acts है क्या वो भी part form करेंगे। हाँ देखो इसमें section 6 में तो रेजिस्ट्रेसी की बात करी गई, ये तो आपको पता है,
जहां सेम ट्रांजैक्शन आ गया मतलब रजिस्ट्री की बात है। जो टाइम प्लेस कॉन्टिन्यूटी ये भी तो जरूरी होता है ना, मतलब हमने क्या पढ़ा है कि तुरंत से ही कोई इमीडिएटली कोई काम होना चाहिए तभी हम मानेंगे कि वो रेजिस्ट्री का पार्ट फॉर्म कर रहा है, वो रेजिस्ट्री हम तभी मानेंगे। तो भाई कह रहा है प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, इतना रिमोट ना हो कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया, ठीक है, तो फिर रेजिस्ट्री नहीं रह जाता। साइकोलॉजिकल जो फैक्ट, साइकोलॉजिकल का मतलब है जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं गोली चली तो सुना गया ना वो चीज, या कुछ भी इस तरीके की चीजें हुई, सॉरी सुना नहीं गया, कोई चीज फील करी गई, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल एक्ट्स में आएगा। तो ये सारी चीजें भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो सकती है, रजिस्ट्री का पार्ट हो सकती है, तो सारे यहाँ पर सही है। फिर देखो एक्स इज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ वाई, एक्स को प्रोसिक्यूट किया गया है वाई के मर्डर के लिए। ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस इज अड्यूस्ड दैट एक्स एंड वाई हैड वर्बल ऑल्टरकेशन इन विच एक्स ने, मतलब कुछ उनकी बहस हुई जिसमें एक्स ने उसको थ्रेटन किया कि वो वाई को किल करे, मतलब वाई को मार देगा। द फैक्ट दैट सून आफ्टर द थ्रेटनिंग स्टेटमेंट एक्स ने एक परचेज करी नाइफ, ठीक है, विच वॉज सेम नाइफ थी वो जिससे वाई की मृत्यु हुई थी या जिसने जो है वाई को स्टैब किया गया था, इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8, ठीक है, कंडक्ट के बारे में क्योंकि ये बता रहा है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर सेक्शन 9 में है। फिर उसके बाद आओ एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू कॉन्स्पिरेसी ऑन December 26, ठीक है, 2017। डेट का यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि डेट मेंशन करा है तो मतलब डेट का ही कुछ खेल होगा। टू एक्सप्लोर अ ब्रिज, ब्रिज को एक्सप्लोर करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्पिरेसी द ब्रिज वॉज टू बी एक्सप्लोडेड, 26 जनवरी को इसको एक्सप्लोर करना था। हाउएवर मिस्टर वाई वॉज अरेस्टेड ऑन 24 जनवरी। भाई होता उससे पहले मिस्टर वाई को जो है अरेस्ट कर लिया गया। ही मेड अ स्टेटमेंट टू द पुलिस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, उसने कॉन्स्पिरेसी के बारे में पुलिस को बताया। हाउएवर रिमेनिंग टू कॉन्स्पिरेटर्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। कॉन्स्पिरेसी एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है, जो है धमाका हो गया था वहां पर, एक्सप्लोड हो गया था। लेटर ऑन द रिमेनिंग 2 कॉन्स्पिरेटर्स वर ऑल्सो अरेस्टेड। ये 26 जनवरी का कांड करने के बाद इन लोगों को दोबारा से अरेस्ट किया गया, दोनों लोगों को जो बचे हुए थे। एंड ऑल वर चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ IPC। ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसिक्यूशन रीजनेबली एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, जो है एस्टैब्लिश किया गया कि इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिज को एक्सप्लोर करने की। इन दिस रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज रेलेवेंट, कौन सा फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन नंबर 10 में। तो कह रहा है अ लेटर रिटन बाय एक्स टू वाई ऑन December 20। कॉन्स्पिरेसी शुरू कब हुई, 26 को, 20 को ये चीज लेटर लिखा गया तो कोई बात नहीं है, रेलेवेंट नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी बाद में शुरू हुई है, लेटर उसने पहले लिखा है, उसके बाद अगर लिखा था तो हम ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। कन्फेशन मेड ऑफ वाई, कन्फेशन जो है किया गया पुलिस ऑफिसर को, वैसे भी हम नहीं मानते। कन्फेशन मेड ऑफ जेड टू द पुलिस ऑफिसर ऑन January 30 नहीं माना जाएगा, ठीक है। एन ईमेल सेंट बाय वाई डेटेड 16 January टू द सप्लायर ऑफ एक्सप्लोसिव, ये जो है कहाँ भेजा गया है ये ईमेल, ये इंपॉर्टेंट है और इसी को रेलेवेंट जो है माना जाएगा सेक्शन नंबर 10 के अंदर, ये ध्यान रखो, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स रेसिडरी क्लॉज, रेसिडरी क्लॉज है, हाँ हमें पता है। सेक्शन 11 इज बेस्ड ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रेलेवेंसी, ठीक है, ये जनरल थ्योरी पे बेस्ड है, हाँ जनरल थ्योरी पे बेस्ड है, क्या कहा जा सकता है। सेक्शन 11 जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और किसी भी और प्रोविजन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है सेक्शन, इसको जो है और सेक्शंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपका सही हो जाएगा और तीसरा इनकरेक्ट है, तो ए असर्शन सही है। फिर उसके बाद एक्स इज ट्राइड फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ वाई, इंटेंशनली जो है उसके ऊपर शूट करता है। विद रेफरेंस टू हिज इंटेंशन prosecution adduced the fact that X has attempted to shoot, कई बार जो है उसको शूट करने की कोशिश करी है अर्लियर ओकेजन पर, तो फैक्ट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14। 15 में तो एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल है, सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबी और सेक्शन 6 में रेजिस्ट्री, कोई मतलब नहीं है, 14 में जो है रेलेवेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 38 क्वेश्चन क्या कहना है, जुडिशियल कन्फेशन इज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड जो होता है इज एडमिसिबल अगेंस्ट अदर्स एज वेल, क्या ये एडमिसिबल होगी सबके अगेंस्ट, तो देखो सबके, देखो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज नॉट, अगर ये देखो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है, तो ये चीज गलत है। जुडिशियल कन्फेशन तो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कन्फेशन जो है वो दूसरों के अगेंस्ट भी जा सकता है, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है और दूसरा इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद इनमें जो द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सोचना ही नहीं है, सेक्शन नंबर 27 का एक्सेप्शन, 26 सेक्शन नंबर 27 जो है एक्सेप्शन है सेक्शन 25 और 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये बात करी गई थी, ठीक है। इसके कई सारे केसेस हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है। व्हेन अ फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज प्रिपेयर्ड, ओरिजिनल की जो फोटोग्राफ बनाई गई है उसको बिना कंपेयर किए हुए, तो फोटोग्राफ जो होगी वो सेकेंडरी एविडेंस होगी,
कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, किसमें जो है दिया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस। कह रहा है व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन पोजेशन और पावर ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज थॉट टू बी प्रूव्ड, जिसके अगेंस्ट हमें डॉक्यूमेंट प्रूव करना है उसी के पास डॉक्यूमेंट, तो क्या सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। फिर when the original is shown or appears to be in possession or power of person out of reach, जिस पर्सन के पास है वो एकदम आउट ऑफ रीच है कोर्ट से, या फिर when the original is shown or appears to be in possession or power of person not subject to the process of court, उसको कोर्ट में हम नहीं बुला सकते। तो तीनों ही सही है, तीनों ही मामले में जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। एक्सेस चार्ज में ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पूछा गया, नहीं सिर्फ इतना पूछ करके छोड़ देते हैं, इसके आगे नहीं पूछते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट एक्स हैड अ टिकट इज ऑन, किसके ऊपर है, कौन ट्रैवल कर रहा था विदाउट टिकट, एक्स, प्रूव कौन करेगा, एक्स प्रूव करेगा, ठीक है। एंड द बर्डन मस्ट बी डिस्चार्ज, तो ये प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, एक्स के ऊपर है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। लियो पहले भी पूछा है। अच्छा सेक्शन 11 है ही नहीं यहाँ पर, देखो सेक्शन 11 अगर सेक्शन 11 होता तो हम वो लगाते, लेकिन क्योंकि सेक्शन 11 नहीं है तो सेक्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर फैक्ट से डील करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग पर्टिकुलर फैक्ट जब हमें प्रूव करना है भाई, बर्डन ऑफ लियो पहले भी अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है किसके ऊपर होता है प्रूविंग का बर्डन, उसी के ऊपर होता है जो क्लेम कर रहा होगा। पर्टिकुलर फैक्ट का बर्डन उसी पर्सन के ऊपर होता है जो वो चीज अफर्म कह रहा है, तो पर्टिकुलर फैक्ट सेक्शन नंबर 103 106 में क्या बता रखा है, रेस इप्सा लॉक्यूटर, तो वो आपको ध्यान रखना है। जजमेंट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन क्रिएट एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, लीडिंग क्वेश्चन से कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन नंबर 141। अब इन्होंने देखो क्या पूछा है, अब स्टैम्प एक्ट के जो है सवाल वो शुरू हो गए, ठीक है। स्टैम्प एक्ट में देखो Under the Indian Stamp Act, the expression conveyance include conveyance on sale, ठीक है, conveyance on sale हो सकता है। Conveyance does not include an instrument by which movable property is transferred, देखते हैं अभी, through conveyance property is transferred inter vivos, ठीक बात है, लेकिन ये चीज गलत है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमेंडमेंट से पूछ रहा है कौन सा जो है इंसर्ट किया गया है, तो 6A वाला इंसर्ट किया गया है, ठीक है। To prescribe provision for stamp duty on counterparts when duty is not paid on original instrument, कह रहा है under Indian Stamp Act all instruments chargeable with duty and executed by any person in India shall be stamped, चाहे एग्जीक्यूशन से पहले कर दो चाहे जब एग्जीक्यूशन हो रहा है उस वक्त कर दो, दोनों में से कभी भी कर सकते हो, ठीक है। Under Himachal Pradesh Courts Act the High Court may in consultation with the state government, ध्यान रखो जो ये प्लेस ऑफ सिटिंग वाला मामला होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की पावर होती है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है, ठीक। द प्लेस सो फिक्स्ड मस्ट बी ऑलवेज विद इन द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अ कोर्ट अंडर हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट में बी हेल्ड एट एनी प्लेस, कहीं पर भी हो सकता है, तो सेकेंड और थर्ड जो है वो आपका सही है, पहला इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद आइए एज पर हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन शैल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ही डिसाइड करती है, एक बार मैं जरा क्रॉस चेक कर लूँ, हाँ हाई कोर्ट ही डिसाइड करती है, यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो 50 क्वेश्चन थे हमारे, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। सो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। अब हम सिविल लॉ 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सिविल लॉ 2 का भी जल्दी ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को नहीं समझ में आई है या कुछ पढ़ाने के तरीके में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो डेफिनेटली दे सकते हैं, आई ट्रूली अप्रिशिएट इट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।